सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी तुम्हारी चोटी। इसलिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो संसद चाहेगी तो पलट दे सकती, यानी तुम्हारी चोटी उसके साथ बंधी हुई है। और ये कार्यपालिका जो है उसको कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में तुम सुप्रीम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो इसकी जांच पार्लियामेंट में भी हो सकती है और कोर्ट में भी, यानी उसकी चोटी इसके साथ होगी। ये इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है और एक संयुक्त जिम्मेवारी बनाती है। पार्लियामेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर उसको संभाल ले। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा निर्णय कर दिया है जो गलत है, आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है, तो संविधान में यह अधिकार दिया संसद को कि तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दो। अब धनखड़ जी मुझको बताएं कि कहां से पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, कौन सा संविधान आ गया है, सिवाय इसके कि तुम्हारा अहंकार बोल रहा है या यहां पर तुम्हारी चमचागिरी बोल रही है, क्योंकि तुम तो किसी के अनुग्रह से उस कुर्सी पर जाकर बैठे हो, तुम्हारी कौन सी योग्यता है। मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत दुखी हूं मैं इस बात को लेकर। अब आप देखिए, किसी ने कह दिया कि देश में जितने गृह युद्ध छिड़ रहे हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के नाम से छिड़ रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की वकालत करने नहीं आया, लेकिन अगर इस भूमिका में आप सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को देखते हो तो तुम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का कितना पालन कर पाओगे, तुम खुद सोच करके देखो, तहस नहस हो जाएगा। ये व्यवस्था बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, बहुत आधी अधूरी है, लेकिन ये आधी अधूरी व्यवस्था तुमको ये अधिकार देती है कि तुम इसको ज्यादा अच्छा बनाओ। ये खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे हाथ से वो अधिकार भी निकल जाएगा। मैं जब जेल में था सेक्रेटरी में, तो मैं बराबर खुद से पूछता था जेल में कि आखिर मैं जेल में क्यों आया, मैं तो किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैंने तो इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, मैं किस कारण से आया हूँ जेल। तो मैं यही जवाब अपने लिए खोज पाता था कि मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्षितिज बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना खुले कि सब तरह के लोग इसमें शामिल हो सकें। मैं इसका सिपाही हूँ, उसकी कीमत मैं आज जेल में बैठकर अदा कर रहा हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का होराइजन बड़ा किया जाए। आप उसको बंद ही कर देना चाहते हैं। अगर आप उसको बंद कर देना चाहते हैं तो हमारी आपकी लड़ाई कभी भी कर नहीं सकती। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा, पब्लिकली कहना चाहिए कि नहीं मालूम, लेकिन कह देता हूं कि भाई हमारा आपका बहुत नजदीक का कोऑपरेशन होना चाहिए। मैंने कहा क्या चाहते हैं, पार्टी में शामिल हो जाऊं? पार्टी में शामिल हो जाओ तो आपको कोई फायदा होगा क्या उसका? हमने कहा हम जो थोड़े बहुत लोग हैं गांधी का नाम लेने और गांधी का काम करने वाले लोग, इनके काम का हर डिफॉल्ट फायदा आप ही के पास जाता है, क्योंकि दूसरी कोई है नहीं जिसको फायदा मिले उससे। लेकिन अगर आप हमको पार्टी में शामिल करोगे तो हम भी शून्य हो जाएंगे, आप तो शून्य हो ही हो। मैंने कहा एक बात तो याद रखिएगा, मेरे और आपके रिश्ते के बीच में एक 19 महीने की जेल भी आती है, और वो जेल मैंने मुफ्त में नहीं काटी, किन्हीं मूल्यों के लिए काटी है, और वो मूल्य आगे हमारे आपके बीच में फिर टकराव पैदा करें, उसको रिजॉल्व कीजिए, उसके बारे में अपनी दृष्टि साफ कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, हम लोग एक नतीजे पर पहुंचे तो आगे कोऑपरेशन की बात करते हैं। नहीं तो टकराव तो कल फिर होगा, क्योंकि मेरी पोजीशन तो नहीं बदली है, आपकी पोजीशन बदलती रहती है। सच के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है, सच अपनी जगह पर होता है, उससे रिश्ता तुमको तय करना पड़ता है, वो तो बदलता नहीं है ना, वो तो वहीं पर है। तुम उस सच के साथ अपना रिश्ता तय करते हो कि इसके साथ मैं कैसा बरतूं। तुम जो तय करते हो पीठ करके सत्य की तरफ खड़ा होना चाहते हो, तुम्हारा रिश्ता अलग होगा। सामने सामने जाकर उससे मिलना चाहते हो, तुम्हारा रिश्ता अलग होगा।
तो रिश्ता तुमको तय करना है, सत्य को नहीं तय करना। वो तो है। इस भूमिका में गांधी लोकतंत्र को हमारे सामने रखते हैं। गांधी लोकतंत्र से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई ना समझ कहता है कि गांधी अंग्रेज मुसलमानों के साथ एक सब चलता है तुष्टीकरण। किसका तुष्टीकरण, किसने तुष्टीकरण, कब तुष्टीकरण, उसकी तो न जाने कितनी लिस्ट बनी। जिसका न इतिहास से कोई रिश्ता है न समझ से कोई रिश्ता, तो समझ से तो क्या तुम्हारी दुश्मनी ही है, तो उसका क्या कर सकते हैं। जब एकदम आखिरी दिन है गांधी के, वो दिल्ली में है और दिल्ली में भयंकर दंगा छिड़ा हुआ है। पंजाब जाने के लिए आए हैं और दिल्ली का हाल देख करके दिल्ली में ही रुक गए हैं और वहीं गोली खाकर खत्म हो गए। तो भयंकर स्थिति है देश की। उसमें मुसलमानों का एक डेलीगेशन दिल्ली के खास मुसलमानों का उनके पास आता है और कहता है कि ठीक है, आपने बहुत कोशिश की हम लोगों के लिए, अब संभव नहीं है कि हम दिल्ली में रह सकें। आप मेरे लिए, हमारे लिए इतना ही काम कर दीजिए कि हमको एक सेफ पैसेज दिला दीजिए पाकिस्तान जाने के लिए, हम निकल जाने। कुछ भी नहीं बोलते हैं, सुन लेते हैं, चुप रहते हैं। फिर सरदार वगैरह से बात करते हैं, जवाहरलाल जी से बात करते हैं, तो 4 दिन में परिस्थिति थोड़ी काबू में आती है। फिर से वो डेलीगेशन आता है गांधी जी के पास और कहता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा परिस्थिति सुधर गई है। आधी बात कहते हैं कि उनको रोक देते हैं, कहते हैं शांत रहो, अभी तुम बताओ तुम में से कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहता है, मैं भेजता हूँ पाकिस्तान। और फिर जो वाक्य कहते हैं वो गांधी का कहते हैं, जब देश खतरे में पड़ा है तब जो लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या तुम मानते हो देश कभी भरोसा करेगा उनके ऊपर? मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों के क्रीम को कह रहे हैं कि तुम लोग इस परिस्थिति में अगर देश से निकलने की बात सोच रहे हो तो आगे कभी देश के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। भरोसा करने के लिए खतरे में उतरकर प्रमाण देना पड़ेगा। ये सारे मुसलमानों को आज याद रखना चाहिए। ये गांधी है। तो अपीजमेंट की बात करते हो, किस आदमी से अपीजमेंट की बात करते हो जिसने जीवन में किसी का अपीजमेंट नहीं किया, अपने घर के लोगों का नहीं किया, बाहर की बात तो बहुत दूर की है। तो जब गांधी कहते हैं कि सबको जोड़ना है, तो गांधी उनको भी जोड़ लेना चाहते हैं जिनकी गुलामी में रहना है। इसलिए कहते हैं अंग्रेज जहाँ रह जाएं मुझको दिक्कत नहीं है, अंग्रेजियत को यहाँ नहीं। यानी अंग्रेज भारतीय बनकर अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो रहें आराम से। ये गांधी की डेमोक्रेसी, ये गांधी की डेमोक्रेसी है कि वो कहते हैं कि जब वेस्ट मिनिस्टर पर बम गिरने की खबर सुनता हूँ तो मेरे दिल को चोट लगती है। कोई कहेगा अरे आक्रांताओं का भवन टूट रहा हो तो अपने को क्या करें? तो कहते हैं नहीं, मुझको चोट लगती है क्योंकि सभ्यता की मार है। तो बाहियान में अगर अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती तो क्यों चोट लगती? वो सभ्यता की मूर्ति है, वो खंडित होती है तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि फिर दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिस पर सबकी श्रद्धा हो। श्रद्धा स्थल टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए बाबरी मस्जिद टूटनी नहीं चाहिए। तुमने श्रद्धा स्थल तोड़े, कल को तुम्हारे श्रद्धा स्थल टूटेंगे। इस दौर से पूरी मानवता गुजरी है, जब जीतने वाला हारने वालों के श्रद्धा स्थल तोड़ देता। उसकी गिनती करोगे बैठकर, कितने मंदिर तोड़े, कितने मस्जिद तोड़े, कितने गिरजाघर तोड़े। अरे हम सब लोग उस अपराध में शामिल हैं। हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं जब जीतने वाला हारने वालों की औरतें उठा कर ले जाओगे। आज भी आगे निकल आए हैं। वो हमारा पिछला इतिहास है, पन्ना है इतिहास का, उसको क्यों पढ़ने की कोशिश में लगे हो? नया पन्ना लिखो ना, नए पन्ने में लिखो कि आज से कभी ऐसा नहीं होगा कि दूसरों के श्रद्धास्थल तोड़े जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि औरतें जो हैं वो भगाने की और बेचने की और इस्तेमाल करने की चीज बनाई जाएंगी, ऐसा कभी नहीं। ये अगर आप तुम नहीं कर सकते हो तो बुरे मूल्यों का तुष्टीकरण तुम कर रहे हो, तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, क्योंकि तुम इतिहास के अगले कदमों के साथ चलने को तैयार नहीं। इसलिए जब हम गांधी की लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं
आज बैठ करके सोचते हैं तो सबसे पहले क्या बात ध्यान में आती है कि जिस समाज को एक रखने की कोशिश में गांधी लगे थे और जिस एक रखने की कोशिश में गोली खाई, आप ऐसा मत समझिएगा कि गांधी को ये मालूम नहीं था कि मौत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। वो रोज उसको समझ रहे। 20 जनवरी को बम फेंका गया उनके ऊपर, 18 जनवरी को उनका उपवास खत्म हुआ, बीच में एक दिन का गैप हुआ और 20 को उनको बम फेंका गया। तो मनु गांधी कहती है बाद में उनसे कि नहीं बापू, वो कोई ऐसे ही किसी ने गड़बड़ की होगी। नाराज होकर से कहते तुम बेवकूफ हो, तुम देख नहीं रही हो, ये एक षड्यंत्र चारों बगल मंडरा रहा है, ये कुछ हो गया ऐसी घटना नहीं है। यानी गांधी को मालूम है कि मौत चारों बगल से उनकी तरफ आ रही है, वो मौत की तरफ पीट करके खड़े हो गए। आप ये मत समझिएगा कि गफलत में थे। जब सरदार उनके पास ये कहने आते हैं कि भाई कुछ तो हमको कोशिश करने दीजिए, हम चाहते हैं प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों की फिजिकल जांच हो जानी चाहिए, तो कहते हैं हाँ करो, लेकिन मैं सड़क पर जाकर प्रार्थना करूंगा। अगर तुम ऐसी जांच करने की बात करोगे तो मैं सड़क पर जाकर, फिर कितने की जांच करोगे? भगवान बनना चाहते हो? यानी जब मैं भगवान के शरण में हूं तो मुझको कौन बचाएगा? उसको बचाना है तो बचा लेगा, तुम कौन हो बचाने वाले? यानी उनको मालूम है कि घटना घट सकती है, कल को घट सकती है, उसके सामने वो खड़े हैं। वो विंसेंट शीन की किताब पढ़िएगा, लीड काइंडली लाइफ, उसमें उस आखिरी मुलाकात का वर्णन किया है उन्होंने। एकदम आने जाने पर है और उस समय में वो समय मांगता है, और विंसेंट शीन उनका बहुत ही प्यारा आदमी है, सिर्फ पत्रकार नहीं तो उसको समय देते हैं, बातचीत होती है और कहते हैं एक समय में कि शायद ऐसा लग रहा है उसको कि जो घटने वाला है उसको अभी तक मैं उपवास और सत्याग्रह और इन सब कर से टालने की कोशिश में लगा था। अब परिस्थिति ऐसी है कि शायद मेरी जान जाए उस कीमत से भी परिस्थिति खाली। तो शीन इस बात को पकड़ता नहीं है और कुछ दूसरी बात शुरू कर देता। कहते रुको, मैंने जो कहा सुना तुमने? यानी गांधी को ये पता है कि ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में शायद मुझको अपनी जान देनी पड़ेगी, तभी आग शांत होगी। इस आग पर उनकी छूट डालना, यहां तक उनको पता है, तो इसलिए वो गफलत में नहीं मारे गए। नाथूराम गोडसे को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसकी चतुराई से गांधी जी मारे गए, गोली के सामने खड़े थे इसलिए मारे गए। तो कह क्या रहे थे कि नहीं, सारे समाज को समेटना है। समेटना इस आदमी को 22 साल के लड़के को पता हुआ था। जब दक्षिण अफ्रीका में काम शुरू किया तो उसने देखा कि तो पूरा टूटा हुआ समाज है। जितना हिंदुस्तान में भारत टूटा हुआ है, उतना ही दक्षिण अफ्रीका में भी टूटा था। राज्य के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे कोई किसी से बात नहीं कर सकता, सब अपना अपना धंधा करते। ऐसी जगह पर उनको एक संघर्ष खड़ा करना है। 24 साल के 22 साल के लड़के को, जिसको कुछ भी मालूम नहीं, हिंसा हिंसा कुछ नहीं जानता है, उसको इतना मालूम है कि एक संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तब वो समझता है कि इसको जोड़ना पड़ेगा। ये सारी ताकतें अगर जुड़ेंगी नहीं तो ये काम होगा नहीं। इसलिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं। ये बहुत ही गजब की बात है समझने के लिए। जिस आदमी को कोई सोशल डायनेमिक्स मालूम नहीं, जिसके सोशल काम का कोई बैकग्राउंड नहीं, वो आदमी नटाल इंडियन कांग्रेस बनाता है। नटाल यानी वो जगह जहाँ वो रहते थे। इंडियन यानी जो भारतीय लोग हैं उनका संगठन है। कांग्रेस यानी लोगों के जमा होने की जगह। और अखबार निकालता है पहला, उसका नाम रखता है इंडियन ओपिनियन। अंग्रेजों को पहली बार ये समझ में आता है कि इन कमबख्तों का कोई ओपिनियन भी होता है। नहीं तो भारतीयों का ओपिनियन क्या होता है, मजदूरों का कोई ओपिनियन होता है। लेकिन अखबार का नाम रखा है ऐसा जो दिमाग में सीधे जाए, हमारी जो राय है सुनो, इंडियन ओपिनियन।
एक एक करके कैसे कैसे इन सबको जोड़ता है। 4 भाषाओं में काम शुरू करता है। अपना अखबार दक्षिण अफ्रीका में 4 भाषाओं में निकालता है, क्योंकि इतनी भाषाएं थी जिसमें से भारतीय समुदाय काम करता था। अंग्रेजी में तो अंग्रेजों से बात करनी थी, तो अंग्रेजी है, गुजराती है, दक्षिण की भाषा है। दक्षिण के लोगों ने गांधी जी को जितना सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका में किया, अगर वो नहीं होता तो गांधी सफल नहीं हो सकते। पूरा दक्षिण भारत खड़ा हो गया गांधी। अद्भुत है। और दक्षिण भारत की महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में सत्याग्रह में शामिल हुई दक्षिण अफ्रीका में, उसके आप हिसाब नहीं लगा। तो जोड़ना पड़ेगा, ये बात उसको वहां से मालूम है, और जुड़ सकता है ये उसने अपने संघर्ष से साबित करके दिखा दिया। इसीलिए भारत आने के बाद पहला काम किया कि जोड़ो इन सब लोगों को, इसको जोड़े बगैर ही लड़ाई होगी नहीं। तो मुसलमान परस्ती नहीं है। आपको अंदाज होगा भारत में सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां से मिला? पारसी समुदाय। दिल्ली बंबई का पारसी समुदाय, पारसी महिलाएं, पेरिन बहन, पूरा समुदाय गांधी के पीछे खड़ा। उस समय तो गांधी को कोई जानता भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के का जो रिश्ता था, वो रिश्ता गांधी ने भारत में आके जिंदा किया। ये डेमोक्रेसी है। एक एक आदमी को जोड़ना, एक एक आदमी को साथ में लेना, उसके लिए स्पेस बनाना। तुम्हारे कहने से तो कोई जुड़ता नहीं है ना। उसको जब लगता है कि मेरी उपयोगिता है, तब वो शामिल होता है। जो समझता है कि मेरी कीमत समझी जा रही है, तो वो अपनी कीमत आपको बताता है। तो डेमोक्रेसी संख्या का खेल नहीं है, भावना का खेल है। इसलिए मैंने आपसे कहा एक जीवन शैली है, जिस जीवन शैली को हम राज शैली में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं सत्ता सीखे कि डेमोक्रेटिक कैसे हुआ जाता है। आप समाज को जितना डेमोक्रेटिक बनाएंगे, सत्ता को लाचार होकर उतना डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। समाज हमारा डेमोक्रेटिक नहीं है, दिमाग हमारा डेमोक्रेटिक नहीं है। हम हमेशा खंडों में सोचते हैं। तो सत्ता को संदेश क्या जाता है कि इनको हिंदू मुसलमान में तोड़, कोई संदेश देता है इनको जातियों में, कोई कहता है इनको उपजातियों में तोड़ सकते, तो तोड़ दिया उनको। 50, 60, 70 साल आज़ादी के बाद देश इतना बुरी तरह खंडित हो जाएगा कि सब लोग कहने लगे बहुत पोलराइजेशन हो गया है। मैं कहता हूँ पोलराइजेशन नहीं हुआ है, तुमने पोलराइजेशन रोकने का काम बंद कर दिया है। हम सब लोग विफल हुए हैं। गांधी वाले और उदार मत को समर्थन करने वाले लोगों की विफलता है कि आज हम इस स्थिति में। हमने अपना काम बंद कर दिया। हमने लोगों के बीच में जाना छोड़ दिया। हमने उन जगहों को भरना छोड़ दिया जहां से टूट की जा सकती। आप सोच कर देखिए ना, हिंदी को भाषा बनाना है, देश की भाषा बनाना है। ये कौन बोल रहा है? एक गुजराती आदमी बोल रहा है, जिसकी हिंदी बड़ी क्या कहें उपहास का विषय बन जाती है। तो भाई दक्षिण को हिंदी सिखाओ, तो अपने बेटे को भेज दिया, जाओ बैठो जाके सिखाओ तमिल लोगों को हिंदी। और ये भी कह दिया उनसे तमिल सीखो। देवदास गांधी ने जीवन के 15 साल मद्रास में बिताए। इतना आसान नहीं है, दांव लगाना पड़ता है। तो गांधी अपना पहला दांव लगाने को तैयार हैं। अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को पहला सत्याग्रही बनाकर दक्षिण अफ्रीका की जेल में भेजा, किसी दूसरे को नहीं भेजा। फिर बाद में लोग पीछे आए। चंपारण में आप देखिए, जहां काम शुरू हुआ, बा को बुला कर रखा कि बिहार के घरों में घुसना पुरुषों के लिए मुश्किल है, पर्दा प्रथा है, तुम आ जाओ यहाँ, तुम घरों के भीतर बैठो। तो लोकतंत्र जो है वो है क्या चीज? फार्मूला नहीं है। 5 साल पर होने वाला चुनाव लोकतंत्र नहीं है। कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गया है, वो प्रधान लोकतंत्र नहीं है। 10 बार बन जाओ। लोकतंत्र तो बगल में चल रहा है ना, जहाँ पुतिन ने अपने को आजन्म राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, वहाँ भी तो डेमोक्रेसी है, वहाँ भी चुनाव होता है। सिर्फ चुनाव में खड़ा कौन होगा ये तय पुतिन करेगा। तो लोकतंत्र भी अलग अलग कपड़ों में हमारे सामने आता है। गांधी के कपड़ों में लोकतंत्र कोई कपड़ा नहीं, वो सब लोगों के कपड़े पहनता है जो इस दायरे में है।
वो उन सब की भाषाओं में बात करता है जो इस दायरे में रहते हैं। वो उन सब के श्रद्धा स्थानों पर श्रद्धा करता है जो इस दायरे में रहते हैं। तब फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजा सबके फर्क भूल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी जगह है, इंसान की जगह उससे ऊपर है। किसी लोग कहते हैं मैं कोई कारण नहीं देखता हूँ कि गाय को बचाने के लिए आदमी की हत्या की। हालांकि गाय को बचाने के लिए मैं जान देना चाहता हूँ, लेकिन अपनी जान देना चाहता हूँ, जान लेना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा फर्क हो गया सोचने। इतना अगर 75 साल के डेमोक्रेटिक यात्रा में हमारा मन इतना आगे नहीं गया है तो आप इस लोकतंत्र को संभाल नहीं। ये ढांचा ही रह जाएगा, इसकी आत्मा निकल जाएगी। आत्मा को अगर बचाना है तो गांधी के इस संदर्भ को समझना पड़ेगा, और तब समझना पड़ेगा कि वो क्यों कहते हैं वो कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड आई एम ए डेमोक्रेट। क्योंकि मैं सारे नियम अपने लिए बनाता हूँ, दूसरों के लिए नहीं बनाता हूँ। दूसरों के लिए तो पूरी उदारता है। क्यूबा से जवाहरलाल लौट कर आए हैं और बापू को दिखा रहे हैं कि उनको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो उसमें क्यूबा में हवाना की सिगार बहुत ही प्रसिद्ध होती है, आप लोग जानते होंगे। तो सिगार का भी पैकेट मिला है, उठाकर अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं जवाहर ये मुझको दे दो, मैं मौलाना को दूंगा। उनको बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, गांधी सिगार रख रहे हैं किसी को देने के लिए, और गांधी सिगरेट पिए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे के लिए उदारता है। गफार खां आए हैं सेवाग्राम आश्रम में रहने के लिए, तो उसको बुलाते हैं भोजन कराने वाले को, क्या इंतजाम किया खान साहब के लिए? तो कहता है, तो बोले कि कैसे देखो खान साहब बिना मांस के खाना नहीं खाते, मांस का इंतजाम करो। अब वो तो पहाड़ से, पेड़ से गिरता है बेचारा कि आश्रम में मांस। तो बोलते हैं अरे अपना मेहमान आया है, भूखा रह जाएगा क्या? जाओ जाकर व्यवस्था करो, बात करो उनसे। तो जाकर पूछता है खान साहब से, तो कहते किसने कहा आपको ये? तो बापू कह रहे हैं। बोले हद हो गई, मैं यहाँ आकर के मांस खाऊंगा? चलो आज से मांस खाना छोड़ा मैं, चलो। बात ही खत्म हो गई। तो डेमोक्रेसी में आप अगर दूसरों का सम्मान करते हो तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। ये मरी हुई लेन देन नहीं है, जीवित लेन देन। तुम अगर मेरा सम्मान करते हो तो मैं एक कदम आगे बढ़कर तुम्हारा सम्मान करता हूँ। ये भावना मेरे अंदर भी है, तुम उसको छुओ तो जरा। तो दूसरे को छू सकने की कोशिश, कुल मिला के अहिंसा का इतना ही मतलब है, और कोई अहिंसा नहीं। हम लोगों ने अहिंसा को इतना जटिल और इतना रहस्यमय बना दिया है, जिससे पता नहीं कोई गांधी ही होगा तो अहिंसा कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ दूसरे तक पहुंचने की कोशिश रखो और तुम देखो अहिंसा कर जाएगी। तब कैसे बोलते हैं, शब्दों की चोट मारते हैं, भावनाएं ठेस पहुंचाते हैं, किसी के जीने के तरीके का उपहास उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री कपड़ों से अपने नागरिकों को पहचानने की बात करते हैं। ये सारी बातें किस भयंकर दिशा में ले जानी है अपने, और तब हम चाहते हैं कि ये देश एक भी रहे। ये देश एक नहीं रहा। आपको इतिहास मालूम है, गांधी के उपस्थिति में देश बट गया, गांधी कुछ नहीं कर सका। गांधी जैसा विराट आदमी कोशिश करके हार गया, लेकिन देश का विभाजन तो हो गया। वो घटना सिखाती है कि आपात तुम्हारे सर पर आ जाए, उससे पहले आगे बढ़ के उसका मुकाबला करो। इंतजार मत करो कि घटेगा तो रास्ता निकाल दो, तुम्हारे हाथ से बाहर बात। इसलिए घटना से पहले उसका रास्ता निकालो, ढूंढो। क्योंकि एक समय के बाद इंसान के बस से बाहर चली जाती है। मनुष्य होने का यही तो क्या मर्यादा है। भगवान नहीं है, पता नहीं भगवान भी होता है कि नहीं होता, आपको मालूम नहीं। चुका तो हमारे जैसे लोग कैसे पैदा होते, इसलिए भगवान की भी कोई मर्यादा होगी, इंसान की तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं। इसलिए परिस्थिति बिगड़े उससे पहले परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ो। हम सब लोग जो अपने को लोकतंत्र में का नागरिक मानते हैं, उनको मन, वचन और कर्म तीनों से एक कदम आगे रहना।
तो बोलो, आज के लोकतंत्र की पहली मांग है बोलो। इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? हर कोई बोलने से क्यों डरता है? क्या कहूँ, क्या क्या बातें दिमाग में आती हैं। हमारे गांधी शांति प्रतिष्ठान को मदद करने वाले जितने लोग हैं वो सब पीछे सब कहते हैं कि अरे हमारी हिसाब किताब के इसमें अगर ये निकला कि कुमार प्रशांत को इतने पैसे की मदद भेजी गई है तो हम जवाब क्या देंगे। हमने कहा अब तक क्या जवाब देते? नहीं, तब गर्दन कोई नहीं पकड़ता था। हमने कहा तो गर्दन इतनी कमजोर क्यों बना ली है? तुमने कमजोर बना ली इसलिए दबा देना, तो अपनी गर्दन थोड़ी मजबूत तो करो। हमने कहा इसलिए मेरी मदद मत करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, कोई हमको पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन खड़े होने की हिम्मत नहीं। इसलिए कहता हूँ बोलो, जो जहां है वहां से बोलो, सही बात को समर्थन दो। तो आज डेमोक्रेसी के संदर्भ में मैं जब गांधी को याद करता हूँ तो 4 बातें करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहली बात कहना चाहता हूँ, सच बोलो। और मैं जानता हूँ कि मैं जितनी आसानी से बात बोल गया इतना आसान काम नहीं है। सच बोलना बहुत खतरनाक है, एटम बम से भी ज़्यादा है। इसीलिए खुद को तौलो, खुद को खुद की कसौटी पर कसो। सच बोलने की हिम्मत रखते हो क्योंकि उसकी कीमत देनी। और मैं जब कहता हूँ कीमत देनी पड़ती तो मैं मन में सोचता हूँ क्या कीमत होती है, क्या देना पड़ता है। तो आखिरी बात तो जान ही देनी पड़ती है। तो जान क्यों है ऐसी बड़ी चीज जिसको देने के लिए एक दिन तो जानी है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। मक्तल यानी जहाँ कटाई होती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये तो जाने ही वाली। गई कैसे उसकी कहानी कहेंगे। तो जान से क्या है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ तौल लो। अगर मन ये कहे कि नहीं सच बोलने की हिम्मत तो नहीं आ रही, कोई हद नहीं। मैं दूसरा कदम आपको बताता हूँ गांधी के रास्ते का। सच बोलने वाले का साथ दो। सच बोलने की हिम्मत नहीं हो तो सच बोलने वाले का साथ दो। ये भी खतरनाक है। तुम गिनती में आ जाते, तुम पहचान लिए जाते। इसीलिए तौल लो। ये दूसरे नंबर का जो काम है, इसके खतरे को झेल सकते हो क्या? अगर तुमको लगे कि नहीं ये भी हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैं एक तीसरा कदम भी तुमको बताता हूँ। सच बोलने की हिम्मत नहीं हो, सच बोलने वाले का साथ देने की हिम्मत नहीं हो, सच बोलने वाले का समर्थन करो। ये तीसरा काम। समर्थन का मतलब है कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, जहां बैठो बोलो ये बात तो ठीक कह रहे हैं। इतना ही कहो, सच कहने वाले की ताकत बढ़ जाए। अरे गांधी के साथ कितने लोग थे, आप सोच कर देखो। हम लोग तो कहते हैं पूरा देश ही गांधी के साथ था। 1942 में जो गांधी की लड़ाई का चरमोत्कर्ष था, उस समय 25,000 लोग जेल में। अब तो डॉक्यूमेंट आप भी देख सकते हो, पब्लिक हो गया। 25,000 लोग जेल गए थे। उससे ज़्यादा तो 77 में हम लोग जेल गए थे। 80,000 का रिकॉर्ड है। लेकिन वो 25,000 लोग जो 42 में जेल गए थे, उन्होंने सारे देश का वातावरण बदल दिया। इसलिए समर्थन करने का बहुत मतलब होता है। बोलो अपनी जगह पर। ये बात यह सही कह रहा है। मैं इसके लिए सड़क पर उतर के नारा तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं इसका समर्थन तो करता हूँ। बात तो इसकी सही है। ये तीसरा कदम तुमको करना चाहिए। तुम सोच कर देखो, और अगर ये तीसरा कदम भी तुमको लगे कि बहुत भारी है, तब तुम लोकतंत्र की तरफ पीठ करके खड़े हो। तुम्हारे लिए तो ये 3 ही कदम है।
जो गांधी के रास्ते पर लोकतंत्र का आज के संदर्भ में सवाल लेकर के जब मैं सोचता हूँ तो ये 3 कदम दिखाई देते हैं। ये 3 कदम में चुनने की स्वतंत्रता आपकी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, आपको चुनना है। लेकिन इन 3 में से भी अगर आप कुछ नहीं चुनते हैं तो आप लोकतंत्र का रोना मत करिए। उस रोने से तो कुछ होने वाला नहीं, उसे कायरता कहती है। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत, अरे हो रहा है तो बोलो, तो हो रहा है तो कहो तो क्यों हो रहा है। इसीलिए बात कहो जोर से। हिंदुस्तानी से छोटी किसी पहचान के साथ मैं अपने को जोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख पारसी कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जो इन सारी परंपराओं से मिलकर बना है। ये अगर जोर से तुम नहीं कर सकते हो, मैं कहता हूँ मेरे पास हिंदू बन के मत आना, मेरे पास मुसलमान और सिख बन के मत आना, मैं वो बात सुनता ही नहीं। मेरे पास भारतीय होने की सबसे छोटी पहचान से मैं अपने को जोड़ रहा हूँ। तो एक बात अगर ये आप कहने को तैयार हों, दूसरी बात जो मैंने पहले भी कह दी है, दोहराता हूँ, अपनी ज़रूरतें कम कीजिए। अपने से जो लोग भी आए होंगे हमारे यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में, उन्होंने देखा होगा हमारे यहाँ एसी नहीं लगा है। तो गर्मी के दिनों में कोई आता है, मैं बैठा रहता हूँ कमरे में, तो कहता है इतना कम है कि आप एक एसी नहीं लगा ले सकते हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं। मैंने कहा भैया 3 महीने की गर्मी होती है, उसके लिए 12 महीने का जानवर क्यों पालना चाहिए? और वो भी जानवर इसलिए कि वो और भी गर्मी पैदा करे। वो मशीन करती क्या है? वातावरण को गर्म करती है, तुम्हारा कमरा ठंडा करती है, तुम्हारी दुनिया गर्म करती है। और दुनिया गर्मी से परेशान है, समुद्र ऊपर उठ रहा है, रोज तुम रोते हो पर्यावरण के बारे में, लेकिन तुम एसी के बगैर नहीं रह सकते हो। एसी 3 महीने की है। तो गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं किसी को, सेवाग्राम भयंकर गर्म जगह है, नागपुर आप जानते होंगे भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। तो चिट्ठी लिख रहा है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि मैं तो ये सोच कर नाच रहा हूँ कि इस बार बारिश कितनी अच्छी होगी। ये देखने का तरीका है कि 2 महीने के बाद बारिश कितनी सुंदर आएगी, उससे मैं गर्मी झेल जाता हूँ। लुई फिशर बेचारा एकदम परेशान है, अमेरिकन आदमी, बोले अभी तुम्हारा अंजाम करता हूँ। तो क्या किया, बाथ टब था, उसमें पानी भर दिया, उसके ऊपर एक लकड़ी रख दी, उसके ऊपर उसका टाइपराइटर रख दिया, बोला पानी में डूब जाओ और टाइप करो आराम से, क्या दिक्कत है। और वही करने लगा वो। उसने कहा कि इससे तो कोई व्यवस्था ही नहीं सोच सकता कि करना कुछ भी नहीं पड़ा, और गर्मी का मुकाबला हो गया। तो 2 महीने 3 महीने की गर्मी का मुकाबला करने के लिए रास्ते ढूंढिए, मना नहीं है, लेकिन ऐसे रास्ते नहीं ढूंढिए कि वो गर्मी अनंत काल के लिए। तो जो मैंने आपसे कहा, अपनी ज़रूरतें कम कीजिए, अपनी ज़रूरतें समाज के संदर्भ में सोचिए। जितने नौजवान लोग बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि तुम लोग आजकल जूते ऐसे पहनते हो कि वह देख के हैरान हो जाते हो, तो उतना भारी जूते उठाते कैसे? और वो सारे जूते तुम्हारे ही सर पर पड़ते हैं। अरे पाँव में ऐसा पहनो ना कि पाँव थोड़ा अच्छा लगे, पाँव को भी हवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या क्या हो गया है, इन सब के बारे में नए तरह से सोचने की जरूरत है। इसीलिए सीमित संसाधनों की दुनिया में रहने का तरीका अलग तरह से सोचना चाहिए। संसाधन बिल्कुल सामने आ रहे हैं, इसलिए अपनी गाड़ी निकालते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, ये अनंत नहीं है। वैज्ञानिक लोग समझा रहे हैं चिंता मत करो, तब तक हम कुछ और ही खोज लेंगे। हाँ, तुम तो खोज ही लोगे, तब तक हम नहीं रहेंगे, इसीलिए हम आज ही खोज लेना चाहते हैं। जितना चल सकें चलिए,
जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। उन सारे देशों में जिनकी चमक दमक से हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, उन देशों में देखिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। सिंगापुर में आज किसी साधारण आदमी की औकात नहीं कि वो कार खरीद सके। सिंगापुर की बात कर रहे हैं। कार खरीदने के नियम इतने कठिन बनाए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा और इतना सुलभ बनाया कि आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें जाने में, चाहे मेट्रो में जाना चाहो चाहे बसों में जाना चाहो। मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी बनाओ ना। जितना समय बर्बाद करते हो कारों के पीछे, उससे आधे समय में तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा बन जाएगा कि लोग कार निकालना छोड़ देंगे। तो कार से दुश्मनी नहीं है। कार जिन साधनों से चलते हैं उन साधनों की उपलब्धता कम से कम होती जा रही है। उसके आधार पर तुमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस ब्लैकमेल से बचो, तुम्हारी आज़ादी खत्म हो गई। आपको सोच करके शर्म आएगी कि यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग उस रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, खून में से तेल निकाल रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? तो जब तक आप अपनी जीवन शैली के बारे में विचार नहीं करते हैं तब तक ये बात आगे बढ़ती रहेगी। सफाई बहुत जरूरी है। गांधी जी को तो झाड़ू ही बना के रख दिया है इन लोगों ने। मैं भी मानता हूँ कि झाड़ू से अच्छा गांधी का कोई विकल्प, कोई तस्वीर नहीं है गांधी की। लेकिन गांधी की झाड़ू की विशेषता ये थी कि उससे सब लोग पिटे गए, क्योंकि गांधी सड़क ही नहीं साफ करते थे, दिमाग भी साफ करते थे। तो अपना मन साफ कीजिए, अपने मन के अंदर छिपी हुई एक एक कमजोरी को पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा बहुत गंदगी तो अपने यहाँ जमा है। वो साफ नहीं होगी, सड़क साफ करने से कुछ भी नहीं होगा। सड़क तो साफ नहीं होती है, हो भी नहीं सकती है जब तक आपका मन साफ नहीं। इसलिए गांधी के आश्रम में अगर आप जाते हैं उस समय में, तो चाहे जवाहरलाल नेहरू जाएं या जमनालाल बजाज जाएं, सुबह का पहला काम सबको पखाना घर साफ करना पड़ता था और फिर सबसे आगे गांधी खुद खड़े। वो सिर्फ सफाई नहीं थी, मन की सफाई नहीं थी। ये जो टैबू बना हुआ है, इस सफाई का काम कौन लोग करते हैं? जो लोग सफाई का काम करते हैं उनको हम लोग सबसे गंदा समझते हैं। इसको तोड़ा कैसे जाए? उन्होंने कहा हम सब लोग मिलकर सफाई करें, ये टूट जाए। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ सफाई करने की जरूरत है। विकास का बहुत शोर हो रहा है। हमें से भी कई लोग होंगे जो कहते हैं नहीं, विकास तो बहुत हो रहा है। क्या होता है विकास? तो गांधी 3 सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं किसका विकास होगा? पहले ये बताओ। कैसे विकास होगा ये बताओ। और विकास का साधन कहाँ से आएगा ये बताओ। 3 चीजें समझाओ। इन 3 चीजों का जवाब आज के विकास के नारे में आपको कहीं नहीं। किसका विकास करना चाहते हैं? कि जो कई लेनों की सड़कें बन रही हैं, उसमें किसका विकास हो रहा है? सोच के देखिएगा। हवाई अड्डे बन रहे हैं, सब विकास की ही निशानी है। हवाई अड्डों से क्या होता है? हवाई अड्डे कितने होने चाहिए? वो भी ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम को बढ़ा करके तुम जीवन का माध्यम बना सकते हो। तो जैसे काजल आँख में बहुत सुंदर लगता है, मुंह पर लगा दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही जो साधन हैं उन अपनी जगह पर सही है, उनको तुम पूरे जीवन को उसके ही तरफ दौड़ाने की कोशिश करते हो। तो जो ताबीज गांधी जी ने दी थी, जो आपने से कई लोगों को मालूम ही होगी, मैं दोहराता नहीं हूँ उसको, उस ताबीज के बारे में हमेशा याद रखिए कि विकास का मतलब है जो सबसे पीछे खड़ा है वो आदमी जिस दिन अपने को ज़्यादा मजबूत और समर्थ समझने लगे, समझो वो विकास। और अगर उसको छोड़कर विकास की गाड़ी आगे जा रही है तो समझो गलत।
इसलिए आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की नई सरकारों के लोग गांधी जी से मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी मज़ेदार कही। उन्होंने कुर्सी के बारे में कहा कि सिट ऑन दिस चेयर, यानी आप सरकार में आ गए हो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हो, तो कहते हैं सिट ऑन द चेयर टाइटली, बैठे हो इस पर तो जिम्मेवारी के साथ बैठो, विश्वास के साथ बैठो, काम करना है। तो सिट ऑन दिस चेयर टाइटली बट होल्ड इट लाइटली, लेकिन इसको जोर से पकड़ लो, चिपके मत रहो, जहाँ लगे कि इससे काम नहीं है निकल जाओ। ये टाइटली और लाइटली जो है ये शब्दों का खेल नहीं है, तरीके का खेल। हम तो बैठे हैं, अब तो 30 जन्म तक तो हम ही रहेंगे। नहीं, ऐसा है नहीं, डेमोक्रेसी का खेल ही ऐसा नहीं। जब तक हो तब तक ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम करो, छोड़ना पड़े तुरंत कुर्सी से निकल जाओ, कुर्सी से चिपक मत। और आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ कि एक वैकल्पिक संरचना के बारे में चिंतन रहना चाहिए, जिसके बगैर गांधी समझ में आएंगे नहीं। विकल्प क्या है? हर परिस्थिति का एक नया विकल्प सोचना पड़ता है। यह अजीब अनोखा ही आदमी था, गुलाम है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, राजनीतिक आज़ादी पाने की कोशिश में लगा हुआ है, और देश को कह रहा है जब आज़ाद हो जाएंगे तो शिक्षा कैसी होगी, देखो ऐसी बनाएंगे। अरे आज़ादी की लड़ाई के समय कोई शिक्षा की बात करता है? दुनिया की किसी क्रांति में नहीं देखा मैंने। आप भी उलट के देखिएगा इतिहास। सभी लोग कहते हैं आज़ाद हो जाए पहले फिर सोचेंगे क्या करना। वो कहते हैं नहीं, उससे होगा नहीं। आज़ाद होने की कोशिश के साथ में नए विकल्प भी जनता के सामने रखो, ताकि जब बदलाव शुरू हो तो लोग उसको एक्सेप्ट करें, मानस बना रहेगा। तो भाषा के सवाल पर इतना काम कर रहे हैं हम लोग। हिंदी वाले कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम हिंदी के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं जानते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, भाषा सीखनी पड़ेगी, देश की एक भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी ही हो सकती है। और एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि जो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी उसका कोई ग्रामर नहीं, उसमें तुम किस चिंता में मत रहा कि गलत बोल रहे, तुम बोलो मैं समझ लूँ, राष्ट्रभाषा का काम पूरा हो जाए। जिनको साहित्य जानना है वो उसकी बारीकी में जाए, आपस में संवाद तो हो। देश का मन तैयार कर रहा है, जातियों के सवाल पर काम कर रहा है, मंदिर प्रवेश करने का सवाल, इन सब चीज़ों के बारे में देश का मानस बना रहा है। आज़ादी हो गई तो बिरला जी पूछते हैं कि अब तो खत्म हो गया, अंग्रेज तो गए, अब आप किससे लड़ेंगे? तो बोले अभी तो तुमसे लड़ना बाकी है। तुमसे लड़ना यानी पूंजीवाद का जो तंत्र बना हुआ है उससे लड़ाई बाकी है, तुमसे भी लड़ूंगा। तो दिमाग ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो व्यवस्था बनेगी वो पूंजी प्रधान नहीं होगी, श्रम प्रधान। अब उसको विस्तार करने की बात है, वो उसका समय नहीं है अभी, लेकिन हम लोगों को भी विकल्पों के बारे में बराबर सोचना चाहिए। हम लोग विकल्पों के बारे में नहीं, जब आप विकल्पों के बारे में नहीं सोचते तो मैं देखता हूँ हम लोग मोटे तौर पे इन्हीं पार्टियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुनील दत्त पंजाब की यात्रा पर निकले थे। सुनील दत्त बड़े प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे, आपको मालूम है। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मुझको कि ऐसा ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। हमने कहा इतना लंबा तो नहीं चलता हूँ, लेकिन आता हूँ शुरू के समय में। तो 5 दिन में उनके साथ पंजाब की यात्रा पर था। तो जैसे भीड़ उमड़ती है, नारे लगते हैं, देश का नेता कैसा हो, सुनील दत्त कैसा हो। लेकिन मुझसे पूछते हैं रात में कि प्रशांत जी बताइए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई सामाजिक काम का बैकग्राउंड नहीं, इतने लोग मेरे पीछे क्यों आते हैं? क्या जवाब? मैंने कहा आपके पीछे नहीं आते, आप भी गलतफहमी मत करना कि सुनील दत्त। ये लोग इतनी बार चले गए हैं कि जो भी कोई नया सामने आता है सोचते हैं कि शायद एक ही किसी इसलिए आपके लोग बहुत चले गए। इसलिए हम लोग छलने वालों के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, इतना संकल्प अपने लिए। हमसे कुछ नहीं होगा,
तो हम अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। वो लोग जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं वो भी सेवा करते हैं। तो कहा ना अंग्रेजी की करता है आपको बरियार पूरी तरह। दोज हु स्टैंड्स दे ऑल्सो सर्व। अपनी आस्था से अपनी जगह पर खड़े रहना, हवा के साथ बह नहीं जाना। तो जो हवा के साथ नहीं बहेगा वही गांधी का आदमी है, वही गांधी की डेमोक्रेसी का सिपाही है और वही गांधी के लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकता है। इतनी बात आज के दिन करके आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण बातचीत हमने सुनी, लेकिन समय बहुत हुआ तो मुझे लगता है कि सबको बेचैनी तो हो ही गई होगी। बस हम अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमारे समूह के श्री रघुराज सिंह हैं, उनसे मैं आभार के लिए कहूँगा। श्री रघुराज सिंह, संयोगवश वो आ गए, अभी हम लोगों के साथ हैं। एक छोटी सी बात कर दूँ, मेरे आने की एक फीस 200 दी गई। एक गांधी मार्ग नाम की पत्रिका है जो गांधी शांति संस्थान निकालता हूँ। मैं हमेशा ये दावा करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं निकालता हूँ, इसलिए कि गांधी को आज के कॉन्टेक्स्ट में लगातार समझने की अगर कोशिश आती है तो आपके हर तक ये पत्रिका हर दूसरे महीने गांधी आपके घर की खिड़की खटखटाएँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ आप में से हर आदमी इस पत्रिका को मिला एक लाइए। 1000 रुपये इसका आधे शुल्क है। आप अपने पते के साथ 1000 रुपये मुझको देंगे तो पर्सनल दिल्ली पुस्तक महफूज का रखना है। इसका अपील मैं खास तौर पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर आदमी को इस विचार के गांधी मार्ग इसका एक साधन है। मुझे अपील है कि इसकी आप लोग ग्रहण करिए और उनके पास आपके पास कहीं भी आप इसका शुल्क और इसका पैसा जमा करेंगे तो ये अपील है, मेरी फीस मुझको मिलनी चाहिए। मित्रों, जो आज का विषय था गांधी का लोकतंत्र, इतना जटिल और कठिन विषय था, उसको इतने सरल शब्दों में, जितने गांधी सरल थे उतने ही सरल शब्दों में कुमार प्रशांत जी ने हम सब लोगों के बीच में बताया, व्यक्त किया। और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे कन्विंस होंगे, उनसे मैं आप सब लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, आपका तो आभारी हूँ ही हूँ। लेकिन इतने छोटे नोटिस पर, इतने कम समय में इतना लंबा लगभग 2 घंटे का भाषण श्री कुमार प्रशांत जी ने दिया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और ऐसे मौके हमें भविष्य में भी मिलते रहें, ये मेरा उनसे आग्रह होगा कि वो भोपाल आना एक अपना नियमित बनाएं और हम लोग उनको सुनने का मौका प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और कुमार प्रशांत। चलो